बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। आपको पता है कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज और लेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और उसकी सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें और इमेज कहाँ पे बनेगी। आज का लेक्चर समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको लेक्चर नंबर 1 ज़रूर सुने आप। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दूंगा क्योंकि वो लेक्चर ही पूरी बेस है। तो आज जितनी भी डेफिनेशन है हम उनको कवर करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, चैप्टर का नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल का लफ्ज़ निकला है ऑप्टिक्स से। ऑप्टिक्स से अब ये ऑप्टिक्स क्या होती है? ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the behavior of light is called optics। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें लाइट के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है ना, उसको ऑप्टिक्स कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है आलात। अब इस चैप्टर के अंदर इंस्ट्रूमेंट से मुराद सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। और ऑप्टिक्स के अंदर हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं बच्चे। एक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन का और एक है रिफ्रैक्शन का। तो आइए फिर इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट विच आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब ये दो पॉइंट हैं, इनको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से मुराद ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन को और रिफ्रैक्शन को। अब इसमें फ़र्क क्या मैं आपको बताता हूँ। नो डाउट कि हमारा चैप्टर लेंस से रिलेटेड ही है और मैंने पहले लेक्चर में आपको लेंस के बारे में पढ़ाया है, लेकिन मैं लेक्चर के स्टार्ट में थोड़ा सा आपको मिरर और लेंस का डिफरेंस बताता हूँ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लेंस को ही सिर्फ, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग में डिफरेंस पढ़ ले। आपने 10th क्लास के अंदर भी बेसिक चीज़ों को पढ़ा होगा ना। मिरर के मुतालिक आप काफ़ी कुछ पढ़ के आए हैं। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो आइए मैं बताता हूँ अब आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस। बच्चे याद रखेंगे, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होती है। मिरर के अंदर क्या जी, नंबर 1 क्या है? मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट अपना मीडियम चेंज ना करे। अगर एयर से आई है तो वो ग्लास की बाउंड्री से टकराकर एयर में ही वापस चली गई है, उसने अपना मीडियम चेंज नहीं किया। और मिरर के अंदर हमेशा रिफ्लेक्शन होगी, जबकि लेंस के अंदर हमेशा रिफ्रैक्शन होगी। लेंस के अंदर हमेशा रिफ्रैक्शन होगी। ये दोनों का डिफरेंस है। नंबर 2, बच्चे जो मिरर होते हैं ना, वो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओपेक का मतलब होता है गैर शफाफ। आपने पढ़ा हुआ है ना कि मिरर की एक साइड से लाइट टकराती है, अगर आप मिरर की बैक साइड देखें तो वो ओपेक है। जबकि लेंस में ऐसा नहीं है, लेंस की दोनों साइडों से लाइट पास कर सकती है। जिस तरह आपने ग्लासेज लगाए गए होते हैं, जो ऐनक वगैरह आप लगाते हैं, तो वो भी लेंस ही है ना। आप सीधा देखें, उसको उल्टा भी करके देखें, दोनों साइडों से लाइट पास करती है। तो मिरर ओपेक है, लेंस ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जी शफाफ, ट्रांसपेरेंट है। ठीक हो गया। नंबर 3, बच्चे याद रखें, फिनोमिना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल का साइन है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एल के साथ है ये। रिफ्लेक्शन के केस में दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे, ऑलवेज इक्वल। ये तो पक्की ठकी बात है ना कि अगर आने वाली रे नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है तो जाने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे भी 45 डिग्री बनाएगी। अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री का एंगल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो याद रखेंगे मिरर के केस में जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं
तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता। यही तो इनका डिफरेंस है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ, अब इधर आर का मतलब क्या जी, रिफ्रैक्शन, आर के साथ ये दोनों एंगल बराबर नहीं होते। क्या होता है जी, इसके फिर दो केसेस बनते हैं, आगे सब केसेस हैं इसके। मसलन इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल से बड़ा होता है, कब, जब लाइट ट्रेवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम में। आर का मतलब है रेयर, डी का मतलब है डेंसर। इंसिडेंस एंगल विल बी ग्रेटर देन रिफ्रैक्टेड एंगल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये एमसीक्यू है। अब इसका उलट पढ़ लें आप, इंसिडेंस एंगल लेस होगा रिफ्रैक्टेड एंगल से जब लाइट ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयर मीडियम में। ठीक हो गया। अब बच्चे इनमें मिरर की भी आगे टाइप्स आती हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल की आगे दो टाइप्स हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। क्योंकि हमारी बुक ने मिरर को इतना डिस्कस नहीं किया तो मैं इधर तक ही इक्तफा करता हूं। लेंस के मुतालिक मैं आगे डिटेल आपको बताता हूं, नोट कर लें। विजुअल एंगल पढ़ेंगे इसके बाद हम। व्हाट इज विजुअल एंगल, नोट करें जी इसकी डेफिनेशन। द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द आई, आंख के ऊपर। जब आप किसी चीज को देखते हैं ना तो उस वक्त, मसलन ये पॉइंटर है ना, इसको मैं देख रहा हूं, जब मैं किसी चीज को देखता हूं तो मेरी आंख का जो एंगल बनता है ना इसके साथ, जब मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा तो एंगल चेंज होगा, नीचे करूंगा तो एंगल चेंज होगा। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, विजुअल का मतलब निकला देखने से, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस वक्त आपकी आंख के ऊपर जो एंगल बनता है ना, उस एंगल को विजुअल एंगल कहते हैं। और एमसीक्यूज याद रखिएगा बच्चे, साइज ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विजुअल एंगल, यानी कि जितना एंगल बड़ा होता जाएगा उतना साइज ऑफ इमेज भी बड़ा होता जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन आती है जी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। पहले इसका मतलब समझ लें, इसका दूसरा नाम नियर पॉइंट भी है। अगर आपको ये बड़ी सारी हेडिंग याद नहीं हो रही तो आप छोटी सी हेडिंग याद कर लें, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का उलट हम पढ़ेंगे फार पॉइंट। ठीक हो गया। लीस्ट मतलब कम से कम, डिस्टेंस फासला, कम से कम फासला ऑफ डिस्टिंक्ट। बच्चे डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वाजिया, वाजिया, क्लियर। विजन इधर एक होता है ना, विजन नजरिया, इधर है विजन देखना। जिस चीज को आपने देखना है उसका कम से कम फासला, वो नियर पॉइंट कहलाता है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब है वाजिया और डिस्टेंस का मतलब तो आपको पता है ना, फासला। तो आइए फिर नियर पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस, the minimum distance from eye at which object appears to be distinct। तो ये नोट कर लें जी, इसका मैं उर्दू मतलब बताता हूं। मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम वो फासला, मिनिमम, ये नोट कर लें। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई, आंख से लेके वो कम से कम फासला आपकी आई से, एट विच, जहां पर ऑब्जेक्ट अपीयर, वो चीज हमें नजर आने लग पड़े, डिस्टिंक्ट, वाजिया नजर आने लग पड़े। मसलन आप कोई बुक पढ़ रहे हैं ना, तो आपकी आंख से लेके वो कम से कम फासला जहां पर आपको चीज क्लियर नजर आए, वाजिया नजर आए, उसको नियर पॉइंट कहते हैं। बच्चे नोट करेंगे, नियर पॉइंट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। नियर पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी से। और ये होता है कितना नियर पॉइंट? ये एमसीक्यू आता है, डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आम इंसान के लिए, यानी कि जो यंग है, जिसको बिल्कुल सही नजर आता है, तो उसके लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है, 25। बच्चे ये एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना इस चैप्टर के,
तो जहां पर तो डी की वैल्यू दी है तो ठीक है, अगर नहीं ना दी तो हम डी की वैल्यू 25 पुट करवा देंगे। तो 25 सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड अ नियर पॉइंट। अगर, और ये बात भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, नियर पॉइंट जो है ना वो उम्र के साथ साथ इंक्रीज करता है। नियर पॉइंट इंक्रीजेस विद एज। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, जैसे जैसे आपने देखा होगा घरों में दादियां नानियां होती हैं या बूढ़े अफराद जो होते हैं, अगर उन्होंने कोई बुक पढ़नी हो तो वो थोड़ा सा दूर करके देखते हैं, आपने देखा होगा, यानी कि इधर से वो नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा यूं करके दूर करके देखते हैं। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ नियर पॉइंट भी इंक्रीज करता है। ये 2 एमसीक्यूज हो गए, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इसका उलट पता क्या है? नियर पॉइंट का उलट है फार पॉइंट। बच्चे नोट करें, अब फार पॉइंट की डेफिनेशन सारी की सारी यही है, मैं लिख नहीं रहा, भला कैसे? आप मिनिमम की जगह पे लिखेंगे मैक्सिमम, मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम। द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड फार पॉइंट। दूर से दूर आप कितना देख सकते हैं। और फार पॉइंट कहां पे होता है जी? फार पॉइंट होता है बच्चे इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी का सिंबल है। तो फार पॉइंट कहां पे है? इन्फिनिटी पे बनता है फार पॉइंट। ठीक हो गया। नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर पे है ना, फार पॉइंट इन्फिनिटी पे है। और नियर पॉइंट एज के साथ साथ इंक्रीज करता है, फार पॉइंट एज के साथ साथ डिक्रीज करता है। जो बूढ़े अफराद होते हैं उन्हें जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती ज्यादा दूर तक नजर नहीं आता, तो इसका उलट है, नियर पॉइंट का उलट फार पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? फार पॉइंट डिक्रीजेस विद एज। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कम होता जाता है। तो डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, एमसीक्यू मैंने लिख दी है। डेफिनेशन सारी नियर पॉइंट वाली है। फर्क क्या है? मिनिमम की जगह पे मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जी ये इस डायग्राम की तरफ। नोट करें, ये जो है ना लेंस का सेंटर है, लेंस के सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के सेंटर को ओ से, ऑप्टिकल सेंटर। बच्चे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूं। ये हमारी इमेज है, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूं। मैं फिर इधर ये बात रिपीट करूंगा, इधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है F और 2F के दरमियान और इमेज बन रही है 2F से दूर। अब अगर आप इस चीज का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो भाई बड़ी माजरत के साथ आपको पहले वाला लेक्चर जरूर सुनना पड़ेगा। पहले लेक्चर में मैंने डिटेल में हर पॉइंट डिटेल से समझाया हुआ है कि कहां पे ऑब्जेक्ट रखें, कहां पे इमेज बनती है। आप पहला लेक्चर जरूर सुने, फिर ही आपको इसकी डिटेल समझ आएगी। और मैंने पहले लेक्चर में यह भी बताया कि लेंस में से जब लाइट पास करती है तो उसके 3 प्रिंसिपल भी होते हैं। क्योंकि अब हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं तो मैं इधर अब टाइम जाया नहीं करूंगा, आप वो लेक्चर जरूर सुने। ठीक हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान पड़ा हो तो इमेज 2F से अवे बनेगी। ठीक हो गया। और लेंस की राइट साइड पे इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। अच्छा बच्चे, अब आता है लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? इसको सिंपल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैपिटल M से। मेरी एक बात आप ज़हन में बिठा लें, जब भी मैग्निफिकेशन आपसे पूछी जाए ना, ये रेशो आपने ले लेनी है। और रेशो लेते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है, इमेज हमेशा ऊपर आएगी, ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे आएगा। इमेज ऊपर, अब वो इमेज ऊपर से मुराद इमेज की हाइट भी हो सकती है, इमेज का डिस्टेंस भी हो सकता है। बात समझ आई? कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा इमेज के मुतालिक होगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिखते हैं जी, इट इज द रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने पहले कहा जब भी मैग्निफिकेशन है वो बेशक लीनियर है, बेशक एंगुलर है, किसी भी किस्म की है, लेकिन इमेज पहले ऑब्जेक्ट बाद में।
ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज पहले ऑब्जेक्ट बाद में, और इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, इमेज को किससे ज़ाहिर कर रहे हैं, i से, तो ये इसका साइज है i ओवर o, तो मैं लिखूंगा m इज इक्वल टू i ओवर o। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ बोल देता हूं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था लेंस के सेंटर से लेके इमेज तक का फासला, इमेज तक का फासला हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंस के सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पी से, इमेज के डिस्टेंस को क्यू से, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि क्यू ओवर पी। बेशक आप साइज की रेशो ले लें, बेशक आप डिस्टेंस की रेशो ले लें, आपकी मर्जी है। तो आपने डेफिनेशन आप खुद ही लिख लेनी है, मैं सिर्फ लिख देता हूं फार्मूला, क्यू ओवर पी, क्यू ओवर पी। अब क्यू से मुराद डिस्टेंस किसका, इमेज का, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और बच्चे याद रखेंगे किसी भी किस्म की मैग्निफिकेशन हो, इट हैज नो यूनिट, उसका कोई यूनिट नहीं होता, नोट कर ले, शाबाश। अब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। अब लफ्ज़ ही जाहिर हो रहा है, एंगुलर, जाहिर बात इसमें एंगल का जिक्र होगा, तो बेशक इस एंगुलर मैग्निफिकेशन पहले इमेज बाद में ऑब्जेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिखें जी, एंगुलर मैग्निफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखूंगा, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड बाय एन इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस to the angle subtended by an object as seen through unaided eye, एज सीन थ्रू अनएडिड आई। मैं इसका मतलब भी समझा देता हूँ, पहले नोट कर लें। तो जी बच्चे, ये आ गई एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। क्या कहते हैं, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड का मतलब बनना, जो एंगल बनता है बाय एन इमेज। देखा फिर वही बात, मैग्निफिकेशन में पहले इमेज ही आएगी, इमेज के साथ जो एंगल बनता है। अच्छा, जब आप इमेज को देख रहे हैं एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस से मुराद है लेंस। जब आप किसी चीज को लेंस की मदद से देख रहे हैं, उस वक्त जो एंगल बनता है टू द एंगल सबटेंडेड, जो सबटेंडेड का मतलब बनना, जो एंगल बनता है, तो मैं इधर लिख देता हूं, सबटेंडेड का मतलब क्या है जी, बनना। सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट, पहले इमेज बाद में ऑब्जेक्ट। जब इमेज की बारी है तो आपने लिखना है कि हम उसको देखते किससे हैं, ऑप्टिकल डिवाइस से। और जब ऑब्जेक्ट है अनएडिड आई, अनएडिड का मतलब है आपने चश्मे नहीं लगाए हुए, ऐनक नहीं लगाई हुई, बगैर लेंस के, अनएडिड आई मतलब बगैर लेंस के। और इसका फिर फार्मूला क्या बनेगा, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। अब बीटा कौन सा एंगल है, बीटा वो वाला एंगल है जब आप किसी चीज को देख रहे हैं ऑप्टिकल डिवाइस से, ये इमेज के साथ एंगल बनता है। अल्फा हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बनेगा। ये फार्मूला आपने ज़हन में रखना है, जब इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे ना सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसमें यूज भी होगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू थीटा आई ओवर थीटा ओ, ठीक है। थीटा मतलब एंगल, इमेज का एंगल ओवर ऑब्जेक्ट का एंगल, ठीक है बच्चे, इसको नोट करें। फिर अब बारी आती है रिजॉल्विंग पावर की। आइए फिर आप रिजॉल्विंग पावर को पढ़ते हैं। रिजॉल्विंग पावर से मुराद है ये किसी इंस्ट्रूमेंट की पावर है, बंदे की पावर नहीं है। रिजॉल्विंग पावर से मुराद है द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डेफिनेशन लिखें जी, द एबिलिटी
of an instrument to reveal the minor details of an object under examination. तो ये रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन है जी। एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मसलन जिस लेंस से आप देख रहे हैं ये उसकी एबिलिटी है। अगर आप आंख से देख सकते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं हमारी आंख में भी तो कन्वेक्स लेंस ही है ना। एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की वो सलाहियत, टू रिवील मतलब जाहिर करना, जो जाहिर करे, टू रिवील जाहिर करना, माइनर डिटेल छोटी से छोटी चीज को भी, माइनर कहते हैं स्मॉल से स्मॉल, माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर एग्जामिनेशन। अंडर एग्जामिनेशन से मुराद है जिस चीज को आप देख रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है आप रात का टाइम हो, आप निकले रास्ते में सड़क पे, आप दूर से गाड़ी को देखें ना, दूर से, तो हो सकता है कि आपको एक लाइट नजर आए, लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी आपके करीब आना शुरू होती है तो आपको पता चलता है भाई वो एक लाइट नहीं है, वो तो दो लाइटें हैं। तो यानी कि वो कम से कम एंगल जहां पर आपको वो छोटी से छोटी डिटेल, माइनर डिटेल भी नजर आनी शुरू होगी, ठीक है, वो है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। और इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल, अल्फा मिनिमम। रिजॉल्विंग पावर को इस तरह भी लिखते हैं, इसकी दूसरी डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ द मिनिमम एंगल इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। अब ये मिनिमम एंगल क्या होता है, ये नोट कर लेंगे बेटा। मिनिमम एंगल होता है 1.22 लैम्डा ओवर डी। अब इसका प्रूव नहीं है, ये रैले ने प्रूव किया था। रैले साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, रैले ने प्रूव किया था। मैं साइंटिस्ट का नाम लिख देता हूं, रैले प्रूव। तो ये बड़ी क्लासेस के अंदर इसका प्रूफ भी है, और ये फार्मूला यूज होता है जी फॉर टेलीस्कोप के लिए, ठीक है। बहरहाल रैले साइंटिस्ट का नाम है, इसने मिनिमम एंगल का ये फार्मूला प्रूव किया। अब बच्चे इसकी वैल्यू पुट करवाएं, R इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा। अब ये 1.22 लैम्डा ओवर डी जब इधर पुट करवाएंगे तो डी ऊपर चला जाएगा, तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू डी ओवर 1.22 लैम्डा, डी ओवर 1.22 लैम्डा। दिस इज द फार्मूला ऑफ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप के लिए स्पेशल। और आप देख रहे हैं ये फार्मूला आपको क्या कह रहा है, ये फार्मूला ये बता रहा है कि भाई रिजॉल्विंग पावर का डायामीटर ऑफ द लेंस के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। डायामीटर से मुराद आपने देखा है, ये जो बड़ी बड़ी मूवीज के अंदर बड़े बड़े लेंस इस्तेमाल करते हैं कैमरे वाले, जिससे बड़ी साफ आपको पिक्चर नजर आती है। जितना डायामीटर लेंस का ज्यादा होगा, जितना लाइट डायामीटर बड़ा लेंस होगा ना, उसका डायामीटर उतना ही बड़ा है, तो वो लाइट को ज्यादा कलेक्ट करेगा, आपको उस ऑब्जेक्ट की रेजोल्यूशन पावर ज्यादा मिलेगी। और ये फार्मूला आपको कुछ और भी बता रहा है कि रिजॉल्विंग पावर का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, वेवलेंथ के साथ। और आपने ये बात भी पढ़ी हुई है, रोएगी बीबी, वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। अब सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, लेफ्ट से राइट जाए ना, आप लेफ्ट से राइट जाए तो वेवलेंथ कम होती है, वेवलेंथ कम होती है। सबसे वेवलेंथ कम तो वॉयलेट की है, लेकिन हमारी बुक वाला ज्यादातर 2 कलर को लेता है, रेड को और ब्लू को। अब मुझे बताएं, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, ब्लू की कम है, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी रेजोल्यूशन पावर ज्यादा है। और ये एमसीक्यूज भी आता है, आप नोट कर लेंगे, रिजॉल्विंग पावर इज मैक्सिमम फॉर ब्लू लाइट। ये एमसीक्यू है जी। अगर आप ब्लू लाइट यूज करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा मिलेगी, क्योंकि ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है ना, तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। बच्चे अब एक डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के 2 फार्मूले हमारी बुक में लिखे हैं, अलबत्ता उनका कोई प्रूव नहीं है। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होती है ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इट इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। याद है जिसमें ग्रेटिंग एलिमेंट हमने पढ़ा था, D इज इक्वल टू L ओवर N, चैप्टर 9 के अंदर।
तो बच्चे ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए R इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा रिजॉल्विंग पावर का, और R इज इक्वल टू N क्रॉस M। M इज ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, N का मतलब है नंबर ऑफ रूलिंग्स जो उसके ऊपर लाइनें बनी होती हैं। डेल्टा लैम्डा को आप लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 भी लिख सकते हैं, यानी कि वेवलेंथ का डिफरेंस। ठीक हो गया। तो ये दोनों फार्मूले कहां पर अप्लाई होंगे? ये दोनों फार्मूले किसके हैं? डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए। ठीक हो गया जी। आप बेटा इसको नोट कर लें, शाबाश। तो जी बेटा आई होप के अब ये लेक्चर नंबर 2 आपको समझ आ गया है। लेक्चर 1 में हमने लेंस की बेसिक चीज़ों को पढ़ा और इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज को पढ़ा। आज हमने रिजॉल्विंग पावर, मैग्निफिकेशन, नियर पॉइंट, फार पॉइंट, ये सारी डेफिनेशनें कवर की। इंशाल्लाह ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 3 में हम पहला लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसका प्रूव भी करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक आप ज़रूर दिया करें। दुआओं में याद रखें जी। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।